This is Bernard L. Madoff, also known as Bernie Madoff, a man who committed the longest lasting and the largest financial fraud ever. Bernie Madoff has been arrested. He's the founder of Bernie Madoff Investment Securities. He's 70 years old. He's a fixture on Wall Street. This former iconic figure on Wall Street has allegedly, but by his own admission, destroyed many lives, charities, and reputations on Wall Street and around the world. इस fraud की value $65 billion. That is more than 5 lakh crore. इस fraud से पहले लोग बर्नी को worship करते थे. He was the god of finance. Almost all-knowing. Mind-boggling. Trusted, respected Wall Street statesman. लेकिन इस फ्रॉड के बाद he was just a big criminal. I kept saying, this can't be. This just is not happening. It can't be. I've got all my money with him. I've got most of my family's money with him. I've got almost every royal family that I know. Did you know where that money was going? No. We lost 95% of what we had. Pure evil. It's terrible. I blame the government. I really, truly do. Why didn't you find him is the question. Everybody in the industry is, they're greedy. Hi guys, I'm इंदर कपूर और आज के एपिसोड में हम वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्रॉडस्टर बर्नी मेडॉफ की स्टोरी डिस्कस करेंगे। 29 अप्रैल 1938 बर्नार्ड एल मेडॉफ वाज बोर्न इनटू अ ज्यूइश फैमिली इन क्वींस, न्यूयॉर्क। बर्नी एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और अपने चाइल्डहुड से ही उन्होंने अपने पेरेंट्स को काफी स्ट्रगल करते हुए देखा था। उनके फादर ने अपनी पूरी लाइफ में अलग अलग बिजनेस वेंचर स्टार्ट किए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं चला। बर्नीज फादर फेल्ड और इसी वजह से बर्नी को फेलियर से नफरत थी। अनलाइक हिज फादर, ही वांटेड टू बी बिग एंड सक्सेसफुल एंड फॉर दिस ही चोज वॉल स्ट्रीट, यूएसए का फाइनेंशियल सेंटर, जहां वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है। 1960 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बर्नी मैरिड हिज हाई स्कूल फ्रेंड रूथ मेडॉफ और उसी साल बर्नी ने अपने फादर इन लॉ की अकाउंटिंग फर्म में अपनी एक स्टॉक ट्रेडिंग डेस्क सेटअप करी एंड ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी बर्नार्ड एल मेडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत बर्नी ने पेनी स्टॉक से की। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू यूजुअली $5 से भी कम होती है। उन दिनों ये स्टॉक्स NYSE जैसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते थे। इंस्टेड इन स्टॉक्स के प्राइसेस पिंक शीट्स पे प्रिंट होकर स्टॉक ब्रोकर्स के पास डिलीवर किए जाते थे और फिर ये ब्रोकर्स कस्टमर्स को कॉल करके उन्हें ये स्टॉक्स बाय करने के लिए कन्विंस करते थे एंड ऑन एवरी ट्रेड दे यूज्ड टू गेट अ कमीशन। दिस वाज बर्नीज जॉब, अ जॉब दैट ही डिड रियली वेल। बर्नी एक प्योर पीपल प्लीजर थे। ऐसा कहा जाता था कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी फॉर्मिडेबल थी कि अगर वो चाहे तो किसी को एक हीप ऑफ गार्बेज बाय करने के लिए भी कन्विंस कर सकते थे और उनकी इसी कन्विंसिंग पावर की वजह से हिज ट्रेडिंग बिजनेस फ्लरिश्ड। धीरे धीरे वो और एम्प्लॉइज को हायर करते गए और ट्रेडिंग डेस्क बढ़ते गए, इवेंचुअली मेकिंग हिज कंपनी वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज इन टाउन। बर्नी जानते थे कि उनका ये बिजनेस तो सेटल हो चुका था, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी था। हंगर और ग्रीड में एक बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस होता है। बर्नी की अब तक की स्टोरी हंगर की थी, पर अब जो वो करने वाले थे वो स्टोरी है ग्रीड की। अपने ट्रेडिंग बिजनेस के साथ साथ बर्नी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस। इन सिंपल लैंग्वेज इस बिजनेस में बर्नी का काम था लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना और उनकी मनी मैनेज करना। जस्ट लाइक अ हेज फंड, बर्नी अपने इस प्राइवेट फंड में प्रीमियम कस्टमर्स की कैपिटल कलेक्ट करने वाले थे, आफ्टर विच he would invest this capital in different financial securities such as stocks, bonds, government securities, etc. ताकि वो अपने इन क्लाइंट्स के लिए एक डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सके। इस फंड की शुरुआत उन्होंने कुछ 20 क्लाइंट से की जो उन्हें अपने फादर इन लॉ के थ्रू मिले, लेकिन बर्नी ने इन क्लाइंट्स की सेविंग्स को अलग अलग सिक्योरिटीज में डालने की जगह सिर्फ स्टॉक्स में डाला, और वो भी कुछ ऐसे स्टॉक्स में जहां रिटर्न तो हाई था लेकिन उससे भी ज्यादा था उनका रिस्क, जो शायद बर्नी देखना ही नहीं चाहते थे। बट देन केम 1962। उस साल स्टॉक मार्केट में एक मैसिव क्रैश आया और उस क्रैश में सबसे पहले बर्नी के यही स्टॉक्स वाइप आउट हुए। दैट इज देयर वैल्यू ऑलमोस्ट केम डाउन टू जीरो। इन स्टॉक्स में बर्नी ने अपने क्लाइंट्स की पूरी इन्वेस्टमेंट लूज कर दी थी, जो कि कुछ $30,000 की थी। बट इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम द ट्रूथ, बर्नी ने अपने फादर इन लॉ से $30,000 बोरो किए और इस लॉस को कवर कर दिया। उस दिन बर्नी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो एक लायर बन सकते थे या फिर एक फेलियर।
और उन्होंने लायर बनना चूज किया, सिर्फ उस दिन के लिए नहीं बल्कि अपनी बची हुई पूरी लाइफ के लिए। बर्नी जानते थे कि इस लॉस का सबसे बड़ा रीजन था रिस्क, एंड सो द मोस्ट ऑब्वियस सोल्यूशन फॉर द फ्यूचर वाज टू नॉट टेक एनी रिस्क। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड देयर इज नथिंग कॉल्ड रिस्कलेस। फिर चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड्स में या फिर एक एफडी में, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। एंड दिस इज व्हेन बर्नी गॉट एन आइडिया। उन्होंने सोचा अगर मैं इन्वेस्ट ही ना करूं तो, बट ये कैसे पॉसिबल है? फिर वो अपने क्लाइंट की कैपिटल का करेंगे क्या और उन्हें रिटर्न्स कैसे देंगे? यही तो फ्रॉड है। कुछ ऐसे ही शुरू हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड। यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फाइनेंशियल फ्रॉड काफी कॉम्प्लेक्स होगा, बट बर्नी का स्कैम बहुत ही सिंपल था। चलो समझते हैं। ये है टॉम। टॉम के पास $100 है जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अब टॉम जानता है कि इन्फ्लेशन रेट 2% चल रहा है, मतलब अगले साल उसके $100 की वैल्यू 2% से कम हो जाएगी, और इसलिए उसे ये पैसे किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जो एटलीस्ट 2% से ज्यादा रिटर्न दे। अगर टॉम ये $100 बैंक एफडी में डालता है तो बैंक उसे 5% का रिटर्न देगा, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि इससे इन्फ्लेशन भी कवर हो रही है और 3% एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल रहा है। लेकिन तभी टॉम की वाइफ उसे याद दिलाती है दैट दे हैव एन अंकल जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, बर्नी मेडॉफ। एंड सो टॉम गोज टू बर्नी विद हिज मनी। बर्नी टॉम को 10 to 12% का एनुअल रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। टॉम के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। वो बर्नी को अपने $100 देता है और घर चला जाता है। एक साल बाद बर्नी टॉम को एज प्रॉमिस्ड 10% रिटर्न, दैट इज $10 और साथ में एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिपोर्ट सेंड करते हैं। एंड सो टॉम इज हैप्पी, ही गॉट व्हाट ही वांटेड। बट वेट, बर्नी ने तो कहा था कि वो किसी कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, तो फिर ये 10% रिटर्न कैसे आया? लेट्स रिवाइंड। एक साल पहले जब टॉम ने बर्नी को $100 दिए तो उन्होंने ये $100 स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जगह अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए। इन $100 में से उन्होंने $5 अपने लिए निकाले और बचे हुए $95 में से इस साल $10 टॉम को एज अ रिटर्न वापस कर दिए। दिस मीन्स टॉम की इन्वेस्टमेंट 100 से $110 होने की जगह सिर्फ $85 रह गई। बट व्हाट अबाउट द रिपोर्ट बर्नी सेंट हिम? दैट वाज फेक। लेकिन अगर टॉम को अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट दैट इज एंटायर $110 विड्रॉ करने हो तो बर्नी पे कैसे करेंगे? इसका सोल्यूशन भी उन्हें टॉम ने ही दिया। When Tom received his 10% return, he bragged about it to his friend Bobby, जो अभी भी बैंक एफडी से सिर्फ 5% अर्न कर रहा था। और यहीं से बॉबी ने डिसाइड किया कि वो भी अपने $100 बर्नी को देगा। So you see what happened? बर्नी नाउ हैज $185 और अब अगर टॉम को उन्हें $110 देने भी पड़े तो वो इजीली दे सकते थे। यही थी बर्नी की स्ट्रैटेजी टू पे हिज ओल्ड इन्वेस्टर्स विद द मनी ही गेट्स फ्रॉम हिज न्यू इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसे पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। लेकिन हाँ, फॉर दिस स्कीम टू वर्क एफिशिएंटली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि बर्नी के सारे क्लाइंट्स एक साथ अपनी कैपिटल विड्रॉ करने ना आए। मतलब अगर टॉम और बॉबी दोनों ही अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने आ गए तो बर्नी फॉर श्योर उन्हें पे नहीं कर पाएंगे। अब बर्नी को क्लाइंट्स तो चाहिए थे, बट उससे भी ज्यादा उन्हें चाहिए था उन क्लाइंट्स का ट्रस्ट। एंड यू नो व्हाट, बर्नी के लिए ये काफी सिंपल था। 1971 में बर्नी ने वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज डेवलप किया, नैस्डैक। मतलब इस एक्सचेंज पे लिस्टेड हर स्टॉक प्राइस को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता था, नॉट जस्ट बाय स्टॉक ब्रोकर्स बट बाय एवरी रिटेल इन्वेस्टर। आज नैस्डैक वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ लिस्टेड है। नैस्डैक की इनोवेशन बर्नी के लिए एक गेम चेंजर थी। सडनली everybody on Wall Street knew him and wanted to meet him. Concept of these new types of systems is to make it easier and more cost effective for people to trade. In fact, even the Securities and Exchange Commission, that is SEC, जो US की फाइनेंशियल मार्केट से रेगुलेट करती है, वो भी बर्नी को अपनी मीटिंग्स में इनवाइट करने लगी और 3 टर्म्स तक बर्नी नैस्डैक के चेयरमैन रहे। उनके दोनों बिजनेसेस अब बहुत फास्ट ग्रो कर रहे थे। अपनी ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में वो अब NYSE पे होने वाले ऑलमोस्ट 10 to 15% ट्रेड्स प्रोसेस कर रहे थे। और अपने एडवाइजरी बिजनेस के लिए ही वॉज मीटिंग पीपल एंड नॉट जस्ट ऑर्डिनरी पीपल, वेल्दी पीपल, बिग बिजनेसमैन, बैंकर्स, चैरिटी हाउसेस, हॉलीवुड रॉयल्टीज एक्सेट्रा। ऐसा लग रहा था
जैसे एक बहुत बड़ा फ्लड आ रहा हो, अ फ्लड ऑफ मनी। और हर साल मेडॉफ इस कैपिटल से सपोजिटली एक रॉक सॉलिड 12% रिटर्न जनरेट कर रहे थे। बाय मिड 1980s, बर्नी हैड फाइनली बिकम अ रिच मैन। उनके पास अपने पेंट हाउसेस थे, यॉट्स और अपना प्राइवेट प्लेन भी। 1987 में उन्होंने अपना ऑफिस न्यूयॉर्क की एक टॉप नॉच बिल्डिंग द लिपस्टिक बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया। ऑन द 19th फ्लोर वाज हिज ट्रेडिंग डिपार्टमेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, a lot of trading desks, computer screens and hundreds of employees. Basically, ये फ्लोर completely legitimate था। लेकिन इसके बस 2 फ्लोर्स नीचे on the 17th floor was his advisory business, जिसका environment totally dark और messy with piles and piles of fake paper statements just lying around. इस फ्लोर पे मेडॉफ के कुछ 7 to 8 एम्प्लॉइज ही काम करते थे और सिर्फ यही लोग थे जो उनकी इस पॉन्जी स्कीम के बारे में जानते थे। बर्नी ने अब अपने ट्रेडिंग बिजनेस का कंट्रोल अपने दोनों सन्स को दे दिया था, लेकिन इस 17th फ्लोर पर क्या हो रहा था कोई नहीं जानता था। इनफैक्ट his sons were not even allowed on this floor. Crazy, right? But क्या बर्नी को कभी किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया? Well, mostly not. और अगर कभी किसी ने किया तो in that way बर्नी was quite intimidating. उनके इन्वेस्टर्स अगर उन्हें कभी क्वेश्चन करते थे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और उन्हें बोलते थे, If you don't like what I do, we'll send your money back. He didn't really want to hear any questions. No, absolutely not. No. And we got intimidated by it. और ये सब कई डेकेड्स तक चलता रहा until one day a man caught Bernie's fraud, हैरी मार्कोपोलोस। 1990s में हैरी एक बॉस्टन बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते थे। एक दिन उनके बॉस ने उन्हें बर्नी के एडवाइजरी बिजनेस के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि शायद बर्नी मेडॉफ अकेले ऐसे मनी मैनेजर हैं जो हर साल कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि हैरी बर्नी की स्ट्रैटेजी को डीकोड करे ताकि वो अपनी फर्म में भी ऐसे ही रिटर्न्स डिलीवर कर पाए। अब हैरी एक मैथ गीक थे, he used to love numbers। जैसे उन्होंने बर्नी की फेक स्टेटमेंट्स पढ़नी शुरू की, in about 5 minutes he knew कि ये पॉसिबल नहीं था और अगले 4 आवर्स में उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये प्रूव कर दिया कि बर्नी 100% एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम रन कर रहे हैं। Bad off. Want to know how he does it? Yes, he doesn't. It's a fraud. इन द ईयर 2000 हैरी ने बर्नी के अगेंस्ट अपनी पहली रिपोर्ट SEC को सबमिट की, लेकिन SEC की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अगले 5 इयर्स तक वो ऐसे ही रिपोर्ट्स सेंड करते रहे और SEC इन रिपोर्ट्स को इग्नोर करती रही। इन रिपोर्ट्स में हैरी ने बर्नी के कुछ 29 रेड फ्लैग्स लिखे which clearly indicated that he was a fraud. Here are the most important ones. Red flag number 1. According to the law, अगर एक मनी मैनेजर के पास 15 या 15 से ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं तो उन्हें SEC में अपनी फर्म को एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म रजिस्टर करवाना पड़ता है। बर्नी के पास अराउंड 5000 क्लाइंट्स थे, लेकिन फिर भी वो एक अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी बिजनेस रन कर रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद SEC उनके बिजनेस को रेगुलरली ट्रैक करती, जो वो नहीं चाहते थे। रेड फ्लैग नंबर 2, ऑन आस्किंग कि बर्नी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जिस स्ट्रैटेजी को वो नेम करते थे वो सिर्फ एक बुलिश मार्केट में ही वर्क कर सकती थी, मतलब व्हेन द मार्केट्स आर गोइंग अप। लेकिन बर्नी हर मार्केट कंडीशन में रिटर्न्स अर्न कर रहे थे, फिर चाहे इकोनॉमी में कितना ही मैसिव क्रैश क्यों ना आया। रेड फ्लैग नंबर 3, बर्नी अराउंड 50 to 60 बिलियन डॉलर्स ऑफ एसेट्स मैनेज कर रहे थे, मतलब ऑब्वियसली वो रोज कुछ स्टॉक्स बाय करते होंगे और कुछ सेल। एंड व्हेन यू आर बाइंग और सेलिंग देयर इज अ काउंटर पार्टी इन दैट ट्रांजैक्शन जिससे आप बाय या सेल कर रहे हो। लेकिन हैरी सेड कि जब उन्होंने NYSE के ट्रेडर से पूछा तो उन्हें पता चला कि किसी भी ट्रेडर ने बर्नी के साथ कभी कोई ट्रेड किया ही नहीं, which means शायद वो कोई ट्रेड कर ही नहीं रहे थे। I would talk to the people I had trading relationships with and asked, did you have a trading relationship with Mr. Bernard Madoff? And they all said no, we don't think he's for real. और ऐसे ही the list of these red flags went on and on. By 2006 और बहुत सारे जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटर्स बर्नी को क्वेश्चन करने लगे एंड दे स्टार्टेड राइटिंग कंप्लेंट्स टू द SEC। इन कंप्लेंट्स के रिस्पांस में 2006 में SEC ने अपनी पहली और शायद आखिरी इन्वेस्टिगेशन बिगिन की, लेकिन अराउंड 11 मंथ्स बाद उन्होंने ये केस क्लोज कर दिया। नो एविडेंस फाउंड, ये था उनका क्लेम। इस इन्वेस्टिगेशन के रिस्पांस में हैरी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि SEC के ऑफिशियल्स फाइनेंस में ट्रेंड ही नहीं हैं, वो सिर्फ लॉयर्स हैं और उन्हें नंबर समझ ही नहीं आते। लेकिन
फिर बर्नी की गेम ओवर हुई कैसे? 2008 The worst day on Wall Street since the crash of 1987. In 2008 वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया जिसमें द बिगेस्ट बैंक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वेंट बैंकरप्ट। ऐसी सिचुएशंस में लोग पैनिक करने लगते हैं। दैट इज व्हाई दे पुल आउट देयर मनी फ्रॉम एवरीवेयर। बर्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2008 आते ही उनके पास विड्रॉल रिक्वेस्ट आने लगी। 10 मिलियन, 20, 50, 1 बिलियन, 2, 5 एंड इवेंचुअली $7 बिलियन। लेकिन बर्नी के पास सिर्फ कुछ $मिलियन ही थे। वो लोगों को पे बैक नहीं कर सकते थे। बर्नी जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता था। I knew that the game was over. और इसलिए उन्होंने ये पूरा फ्रॉड अपनी फैमिली को कन्फेस किया। उनके दोनों सन्स को पता था कि अगर वो इमीडिएटली अपने फादर की कंप्लेंट नहीं करेंगे तो शायद उन्हें भी जेल जाना पड़े। एंड दैट इज व्हाई they quickly informed the FBI. On December 11th, 2008, बर्नी को FBI ने अरेस्ट किया और बर्नी ने बिना किसी रिटेलिएशन के अपना क्राइम एडमिट किया। In 2009, बर्नी मेडॉफ को 150 इयर्स का जेल सेंटेंस दिया गया। ये पनिशमेंट आज तक की सबसे बड़ी पनिशमेंट थी। उस वक्त बर्नी ऑलरेडी 70 इयर्स के थे, तो 150 इयर्स का लॉजिकली कोई मतलब नहीं था, लेकिन शायद ये जेल टाइम सिर्फ उनके क्राइम के मैग्नीट्यूड को डिपिक्ट कर रहा था। इस फ्रॉड के बाद काफी लोगों ने सुसाइड कर लिया। सो यस, बर्नी वाज डेफिनेटली अ मर्डरर हु डिजर्व्ड टू बी जेल्ड फॉर 150 years. This was the story of Bernie Madoff and how he committed the biggest financial fraud in the history of this world. That's it for today. For this episode, I refer to the book The Wizard of Lies. I'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.